हेलो स्टूडेंट, कल का हमने जो वीडियो देखा था उसमें किसी भी स्टूडेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। देखा है कि नहीं देखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, कृपया जवाब दिया करो पिक भेजकर, या कोई एक्टिविटी किया करो। कुछ समझ में नहीं आता तो उसको भेजा करो। ठीक, एक ही स्टूडेंट है राघवेंद्र, उसी का जवाब आता है, बाकी स्टूडेंट कोई जवाब ही नहीं देते हैं, लिखते हैं कि नहीं। ठीक, तो किसी दिन हम फ़ोन लगाएंगे तो मालूम करेंगे कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है। ठीक है, तो लिखकर उसकी PDF पिक भी भेज दिया करो, एक पिक खींच के भेज दिया करो। तो कल का जो वीडियो था उसमें हमने मतलब गर्भ धारण की कृत्रिम विधियों के बारे में पढ़ा था कि कितनी कौन कौन सी विधियां होती हैं, कैसी विधियां होती हैं जिससे गर्भ धारण किया जा सकता है। अब एक नेक्स्ट जो आगे की एक प्रोसेस है, नेक्स्ट टॉपिक है उल्ब वेधन। ये आपको ये नहीं बनाना है, ये दूसरी क्लासों का है। ठीक, तो पहली हेडिंग है आपकी उल्ब वेधन। उल्ब वेधन, उल्ब वेधन क्या होता है? हिंदी होता है, इसको हम सामान्य भाषा में अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। ठीक, तो उल्ब वेधन क्या होता है कि भ्रूण में जो भ्रूण की आनुवांशिक स्थिति होती है और भ्रूण के लिंग, आनुवांशिक स्थिति और भ्रूण के लिंग आदि की जांच करना क्या होती है? उल्ब वेधन कहलाता है। ठीक, जैसे भ्रूण की आनुवांशिक स्थिति, भ्रूण का लिंग और भ्रूण की अन्य विकृतियां उल्ब वेधन प्रक्रिया द्वारा पता की जाती हैं। आनुवांशिक स्थिति का मतलब होता है कि इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, और आनुवांशिक लिंग मतलब ये लिंग का पता किया जाता है, ये लड़का है क्या लड़की है। और अन्य विकृतियां मतलब जब जो शिशु होता भ्रूण अवस्था में ही होता है, उसमें जो विकृतियां होती हैं उनके बारे में भी पता किया जाता है। किसके द्वारा? उल्ब वेधन के द्वारा। देखो, अल्ट्रासाउंड में तो हमको सिर्फ इतना ही पता चलता है कि इसका लिंग क्या है, ये मतलब नर है कि मादा। लेकिन उल्ब वेधन अल्ट्रासाउंड का एक विकसित रूप होता है। उल्ब वेधन में, अल्ट्रासाउंड में देखो ये नहीं मालूम चलता है कि इसकी आनुवांशिक प्रक्रिया क्या है, इस पर क्या क्या विकृतियां हैं। लेकिन उल्ब वेधन में हमको सभी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक, अब कैसे पता चलती हैं? तो भ्रूण में एक द्रव भरा होता है, ठीक, जिसे कहते हैं एमनियोस्टिक द्रव। तो भ्रूण के चारों ओर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो नहीं होगा, तो भ्रूण के चारों ओर एक द्रव कैसा भरा होता है जिसे एमनियोस्टिक द्रव कहते हैं। जब भ्रूण पैदा या बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के साथ साथ स्त्री की योनि मार्ग से एक द्रव भी निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में द्रव, चमकीला और चिपचिपा द्रव निकलता है। उसी द्रव को हम कहते हैं एमनियोस्टिक द्रव। जैसे आपने देखा होगा कि जानवरों को, तो आपने देखा होगा जब जानवरों में बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ साथ कुछ द्रव निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो फेंकने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर फेंकने जा रहे हैं तो जर में जो एक द्रव भरा होता है उसी को कहते हैं एमनियोस्टिक द्रव। ऐसे ही स्त्रियों में भी बच्चा पैदा होता है तो एक द्रव निकलता है जिसे हम एमनियोस्टिक द्रव कहते हैं। उस द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं फैली रहती हैं, पूरे द्रव में ये भ्रूण की कोशिकाएं फैली रहती हैं। उन्हीं कोशिकाओं का अध्ययन करके हम भ्रूण के लिंग, उसमें उत्पन्न विकारों और अन्य विकृतियों का पता करते हैं। और ये सब चीज़ें भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में ही पता चल जाती हैं।
भ्रूण पूरी तरह से बना भी नहीं होता है, प्रारंभिक मतलब बनना स्टार्ट ही हुआ है, तभी हमको मालूम चल जाती हैं कि इसमें क्या क्या विकार हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? उल्ब भेदन प्रक्रिया द्वारा ये हमको मालूम चल जाता है। तो मतलब क्या है कि आनुवांशिक स्थिति, भ्रूण के लिंग और अन्य विकृतियों की जांच भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में ही कर ली जाती है। इसे ही हम उल्बेदन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, भ्रूण के चारों ओर ओमनियोस्टिक द्रव पाया जाता है, जिसमें भ्रूण की कोशिकाएं फैली रहती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से हम इन्हीं कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उल्बेदन प्रक्रिया में। ठीक, तो इसकी PDF हम आपको भेज देंगे, उससे आप लिख लेना। अब इसके आगे एक टॉपिक आता है महत्व उल्बेदन का महत्व। इसका महत्व क्या क्या होता है या इससे फायदे क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो महत्व नंबर 1, महत्व नंबर 1 लिंग की जांच। ठीक, या लिंग निर्धारण, इसे हम लिंग निर्धारण भी कहते हैं। ठीक, तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उल्बेदन प्रक्रिया में लिंग का हम निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, अब लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं? जो भ्रूण होता है, भ्रूण की कोशिकाएं किस में फैली रहती हैं? एमनियोस्टिक द्रव में फैली रहती है। तो इन कोशिकाओं को अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित का मतलब होता है कलर्ड किया जाता है। ठीक, तो अभिरंजित किया जाता है तो इनकी बार बॉडी देखी जाती है। बार बॉडी कोशिकाएं होती हैं, तो अभिरंजित करके मतलब कलर करके बार बॉडी की कोशिकाएं देखी जाती हैं। अगर बार बॉडी कोशिकाएं 2x हैं, अगर बार बॉडी की कोशिकाएं 2x हैं मतलब डबल X है, तो हमको मालूम चल जाता है ये क्या है? मादा है। और अगर XY होती हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये नर है। तो जो बार बॉडीज होती हैं, बार बॉडीज को अभिरंजित किया जाता है। यदि बार बॉडीज डबल X है तो ये मादा है, और यदि बार बॉडी XY है तो वो नर होती है। तो एक तो उल्बेदन का ये महत्व है कि हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, लिंग का पता कर सकते हैं। दूसरा होता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, ठीक। तो जन्मजात रोग क्या होते हैं? जो जन्म से होते हैं, आनुवांशिक होते हैं, पैदा होते ही रोग होते हैं, आनुवांशिक होते हैं। मतलब उस खानदान में किसी आगे वाली पीढ़ी को हुआ होगा ये रोग, और वो रोग 2-3 पीढ़ी बाद भी आ सकता है। ये जन्मजात रोग होते हैं। जन्मजात रोगों को भी पता किया जाता है। तो देखो, जन्मजात रोगों का पता कैसे किया जाता है? जो भ्रूण होता है, भ्रूण की कैरियोटाइपिक कोशिकाओं में, भ्रूण की कैरियोटाइपिक कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। जो भ्रूण होता है, भ्रूण की कैरियोटाइपिक कोशिकाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उनके अध्ययन से हमको मालूम चलता है कि इसमें कौन सा जन्मजात रोग है। अब जन्मजात रोग बहुत होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये आपने सुना होगा या आपने हाई स्कूल या 11 में पढ़ा भी होगा कि ये जन्मजात रोग हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब जन्मजात रोग होते हैं। अब ये सिंड्रोम क्या होते हैं? जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में जो बच्चे का जन्म होता है वो अविकसित बच्चे का जन्म होता है। उसका आकार नहीं बढ़ता है, मतलब बौना रहता है। ठीक, उसकी त्वचा रूखी हुई होती है, शरीर का जो
जननांग होते हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, मतलब नपुंसक होता है, और ये ऐसा बच्चा ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता। तो ये जन्मजात रोग है। ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक, ऐसे ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो एक तो उल्बेदन प्रक्रिया में जो जन्मजात रोग होते हैं उनका हमको मालूम चल जाता है, किसके द्वारा? कैरियोटाइपिक कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है इसका मालूम करने के लिए, ठीक। जो नेक्स्ट या आगे है उपापचयी विकार। उपापचयी विकारों का भी अध्ययन किया जाता है। उपापचयी विकारों का अध्ययन कैसे किया जाता है? जो एमनियोस्टिक द्रव पाया जाता है इसके एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। जो उपापचयी विकार होते हैं इनमें एमनियोस्टिक द्रव के एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। उन एंजाइमों के अध्ययन से पता चलता है इसमें कोई उपापचयी विकार तो नहीं है। उपापचयी विकार अगर होता है तो उसमें बहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे एलकेप्टिन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये उपापचयी विकार से संबंधित रोग होते हैं। एलकेप्टिन्यूरिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया। एलकेप्टिन्यूरिया क्या होता है? कभी कभी जो उपापचयी विकार से ग्रसित बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो मूत्र होता है वायु के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है, खून के जैसा हो जाता है। ये एलकेप्टिन्यूरिया का एक उदाहरण, ये रोग होते हैं। तो जो उपापचयी विकार से उत्पन्न रोग होते हैं उनका मालूम चल जाता है। काय के द्वारा? जो एमनियोस्टिक कोशिकाएं होती हैं द्रव की, उनके एंजाइमों का अध्ययन किया जाता है। तो उससे हमको मालूम चल जाता है कि इसमें उपापचयी विकार संबंधी कोई रोग तो नहीं है, ठीक। तो ये उल्बेदन प्रक्रिया के कुछ महत्व हैं। अब महत्व के साथ साथ इसके नुकसान भी होते हैं। तो उल्बेदन प्रक्रिया के दुरुपयोग क्या क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ स्त्रियां सामान्य भ्रूण मतलब स्वस्थ भ्रूण या स्वस्थ भ्रूण के गर्भ धारण होने के बावजूद भी उसका गर्भपात करा देते हैं या अबॉर्शन करा देते हैं। जैसे कुछ दंपतियां ऐसी होती हैं कि शुरुआत में ध्यान नहीं देती हैं, तो संभोग प्रक्रिया के दौरान जब उसमें गर्भ धारण हो जाता है किसी कारणवश, तो ये भी पता, अल्ट्रासाउंड कराते हैं या उल्बेदन प्रक्रिया कराते हैं तो उनमें ये भी पता चल जाता है कि भ्रूण पूर्णतः स्वस्थ है। देखो, अगर भ्रूण में कुछ विकार हैं, चाहे वो उपापचयी विकार हो चाहे वो आनुवांशिक विकार हो, अगर ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं तो जायज़ है कि इसका अबॉर्शन करा दिया जाए, क्योंकि वो उस विकार से उत्पन्न संतान ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगी और अल्प विकसित होती है, तो जायज़ होता है कि इसका अबॉर्शन हो जाए। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ बहुत सी ऐसे केसेस होते हैं कि स्वस्थ भ्रूण का भी गर्भपात करा दिया जाता है। उनको मालूम चल जाता है इस प्रक्रिया द्वारा कि भ्रूण स्वस्थ है, सब कुछ है, लेकिन वो उसका गर्भपात करा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें बच्चा पैदा हो या 2 से 3 हो या इतने जल्दी हो। तो इसका एक दुरुपयोग ये भी है कि वो जल्दी अबॉर्शन करा देते हैं, बच्चा पूर्ण स्वस्थ होने के बावजूद भी अबॉर्शन करा देते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या किया है इंडियन गवर्नमेंट ने सन 1994 से सभी जो प्राइवेट या सरकारी लैब्स होती हैं जहां पर ये सभी टेस्ट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया था। 1994 से सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया था और सबको हिदायत दी गई कि कोई भी लिंग की जांच नहीं कराएगा, लिंग की जांच करना गैर कानूनी है। और अबॉर्शन, अगर भ्रूण स्वस्थ है तो उसका अबॉर्शन क्या होता है, उसका अबॉर्शन गैर कानूनी, क्योंकि भ्रूण में अगर हम बच्चे की हत्या भी करते हैं ना तो उस पर हत्या का केस दर्ज होता है, क्योंकि जो भ्रूण होता है वो परिपक्व मतलब स्वस्थ भ्रूण होता है, वो एक हत्या होती है, उसका अबॉर्शन कराना एक हत्या होती है। जैसे वयस्क इंसान की अगर कोई हत्या कर देता है उसी प्रकार भ्रूण अगर कोई गिरा देता है तो वो भी एक हत्या के दायरे में आता है, ठीक। तो सभी सेंटरों का या डायग्नोसिस सेंटरों का
सभी को हिदायत दी गई कि कोई भी लिंग की जांच नहीं करेगा और स्वस्थ भ्रूण की हत्या एक गैरकानूनी अपराध है। इसके लिए कुछ सजा के प्रावधान भी दिए गए हैं, 50,000 जुर्माना या 2 साल की जेल। या तो आप 50,000 जुर्माना भरो या 2 साल की जेल काटो। तो इसका कुछ दुरुपयोग ये होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आपको उल्बेदन के उपयोग और इसके दुरुपयोग लिखने हैं। इसके आगे जो कल की वीडियो बताएंगे तो इन रोगों के बारे में बताएंगे, लिंग संबंधी रोग कौन कौन होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में से इतना ही। धन्यवाद।